अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। 17 नवंबर को फैसला, 18 नवंबर को सजा और 19 नवंबर को ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस सारी के सारे सीक्वेंस के अंदर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान एक जज साहब को सिर्फ एक फैसला सुनाने के जुर्म में न सिर्फ उनको इबरत का निशान बनाने के लिए भरपूर तरीके से पूरे का पूरा सिस्टम हरकत में आ गया, बल्कि उस जज साहब को निशाना इबरत या ताकत के भगवान के सामने बलि चढ़ाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कर लाया गया। आपको मालूम है कि उन जज साहब का जुर्म क्या था? यकीनी तौर पर आपके इल्म में नहीं होगा कि एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी जनाब वारिस अली साहब का जुर्म क्या है। आपको नहीं इल्म, क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं अमूमी तौर पर मीडिया पर नहीं आती, और मीडिया ऐसे जजेस को जो असूल पसंद हो, आइन पसंद हो, या वो बड़े से बड़ा फैसला करने से ना डरते हो, उनके बारे में किसी तरह के कोई मामलात को सामने लाने से गुरेज करता है। और अगर इसमें पूरे का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो, अगर इसके अंदर ताकत का हर एक भगवान इन्वॉल्व हो, अगर इसके लिए ताकत के तमाम तर मराकज हरकत में आ जाए, तो मीडिया बेचारे की क्या मजाल के एक आम से एडिशनल सेशन जज के लिए हरकत में आ जाए। मुमकिन ही हो सकता है इस तरह की खबर अगर आपको 1.5 सत्र की भी किसी अखबार में या किसी चैनल पर एक छोटा सा टिकर भी नजर आ जाए, तो यकीन जानिएगा कि उस दिन इस पूरे के पूरे सिस्टम की मौत वाक़या हो जाएगी। और हैरत की बात यह है कि इस सारी की सूरत हाल में ना किसी मीडिया की तरफ से आवाज़ उठी, और ना ही ये जो है ना जज साहब के लिए किसी तरफ से या वो तमाम आला तरीन जज साहिबान जो इस वक्त अपने अपने मनासिब पर मौजूद हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आई। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि ऐसा जज साहब ने कौन सा जुर्म कर दिया था जिसके लिए उन्हें छुट्टी वाले दिन उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और उनको जनाब कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अहकामात सदर किए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस जज साहब की रुदात सुनाने से पहले मैं एक और जज साहब हैं, ऐसे ही अपराइट किस्म के जज साहब, जिनकी एक दास्तान आपको सुनाना चाहता हूं, तो आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान में वो तमाम जजेस जो किसी भी सिचुएशन में झुकने से गुरेज करते हैं, उनको किस अंजाम से दुचार होना पड़ता है। और वो जजेस जो हर एक सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेते हैं, हर एक खाने में फिट हो जाते हैं, हर एक अंगूठी में बेशुमार खूबसूरती से नगीने की तरह जड़े जाते हैं, ऐसे जजेस के लिए सिस्टम यूं हाथ खोल के खड़ा होता है। जज साहब थे जनाब, एक बड़े ही ज़बरदस्त जज साहब हैं और इस्लामाबाद के सेशन जज हैं। इनका नाम है अता रुबानी साहब। अता रुबानी साहब वो जज हैं जिन्होंने 2 हाई प्रोफाइल केसेस में का फैसला दिया था। एक उसमें से जो फैसला है वो था नूर मुकद्दम केस का फैसला, जिसमें एक सफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम साहिबा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम हरकत में आ गया था, क्योंकि जिस कदर बेरहमी के साथ नूर मुकद्दम को मौत के घाट उतारा गया था, वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अंधोनाक था। और चूँकि दोनों फरीकैन इस मुकदमे में, यानी मुलज़म ताहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम, दोनों ही हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा इस केस में जो दबाव है वो हर सूरत में प्रोसिक्यूशन पर भी आना था, तफ्तीशियों पर भी आना था, और जज साहब पर भी आना था। जज साहब ऐसे जज साहिबान जो अपने मुकदमात कर जो है पैरा देते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, और उनके लिए सनद, आपको पता क्या होती है? उनकी सनद ये होती है कि ये जज साहब का जो फैसला है वो हाई कोर्ट में अपील के दौरान कायम रहे, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, सज़ा को कम या ज़्यादा ना किया जाए। वो जज ये समझा कि जनाब आज मेरी मेहनत वसूल हो गई है। जिन जज साहब का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, अता रुबानी साहब, ये भी ऐसे ही जज साहिबान में शामिल हैं जिनके केसेस, मेजॉरिटी केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस और ऐसे केसेस जिसमें दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद उनके फैसले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्टैंड करते हैं। उसके अंदर कॉमा और फुल स्टॉप की भी रद्दो बदल नहीं होती। इसी केस के अंदर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, नूर मुकद्दम केस में
बहुत ज़्यादा दबाव था और इस दबाव के बावजूद जज साहब ने ना सिर्फ फैसला दिया बल्कि कातिल को सजाए मौत का हुक्म भी दिया और ये सज़ा जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी स्टैंड की। इसी तरीके से एक दूसरा केस था जो इन्हीं जज साहब की अदालत में लगा और आपको याद होगा कि एक जोड़े की वीडियो बनाई गई थी और उस्मान नाम का एक बंदा था जिसके रिहाइश गाह के ऊपर या जिसके फ्लैट के ऊपर वो एक वीडियो शूट हुई थी जिसके अंदर ये जो उस्मान साहब थे ये जाके चपेड़े मार रहे थे, ठुड्डे दे रहे थे, गालियां दे रहे थे और खातून की भी बेहरमती कर रहे थे। ये वीडियो वायरल भी हुई थी और उस वीडियो के दौरान भी बल्कि उसके बाद भी ये जो मुलजम साहब थे उस्मान ये चैलेंज करते रहते थे रियासतीदारों को कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एंज गया तो एंज आया, लेकिन आ नहीं सका, अभी तक आ नहीं सका। इस मुलजिम को भी जो सज़ा सुनाई गई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार रही। कहने का मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो तमाम जजेस जो दबाव को बर्दाश्त करते हैं वो अपने फैसलों पर पैरा भी देते हैं, बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं। ये अता रब्बानी साहब जैसे जज भी ऐसी ही कबील के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इनको अता रब्बानी साहब को 21 जून 2023 को नामालूम वजूहात पर यानी दबाव कबूल ना करने पर इनको OSD बना दिया गया और इसके लिए खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकामात सादर हुए और अहकामात सादर होने के बाद इन जज साहब को उसके बाद दोबारा जो है वो अदालत में मुंसिफ की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिल सका। जून से लेकर नवंबर ख़त्म होने जा रहा है, इन जज साहब की सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जुर्म क्या है? इंसाफ करना। अब इसी ही कबील के दूसरे जज साहब हैं जिनका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी वारिस अली साहब। अब अगर इनकी कहानी है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की कहानी है, लेकिन इन्होंने ज़रा अपनी जो है ना ज़्यादा अपने वज़न से उठा लिया, वज़न अपने ताकत से ज़्यादा वज़न उठा लिया। पहले वाले जो जज साहब थे अता रब्बानी साहब, इन्होंने सिस्टम में मौजूद जो चीज़ें थी उसको एक्सपोज किया, जबकि जनाब वारिस अली साहब ने तो बराह रास्त ताकत के मरकज़ पर ही हाथ डाल दिया और 17 नवंबर को एक फ़ैसला देते हुए सेक्रेटरी दिफा को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म सादर कर दिया। ना सिर्फ हुक्म सादर किया बल्कि 22 नवंबर के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को भी अपनी अदालत में तलब कर लिया, उनको नोटिस जारी कर दिया और उनसे अहम सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस को जो एक रिटायर्ड जनरल हैं उनको उनके ओहदे से हटाना ही बहुत बड़ा जुर्म है। इसके साथ साथ कि अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उससे बड़ा तो जुर्म हो नहीं सकता। और सवाल क्या है? फौज के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले कारोबार और उन कारोबारों की हकीकत कि ये कारोबार क्यों किए जा रहे हैं। क्या आईन में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है कि अफवाज पाकिस्तान दस्तूर में तय करदा फ़राइज़ और हदूद से बाहर निकलकर अपने लिए किसी तरह के किसी बिजनेस वेंचर को बतौर इंस्टीट्यूशन लॉन्च कर सके? इस बात की दस्तूर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और इसके ऊपर बार बार नोटिस भी किए गए, जवाब भी तलब किया गया। जवाब ना तलब करने पर, जवाब ना देने पर और इस मामले को सीरियसली ना लेने पर जनाब वो जो हैं सेक्रेटरी डिफेंस उनको उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए और इसके साथ साथ रोज़नामा 92 न्यूज़, PTV और रेडियो पाकिस्तान पर पब्लिक नोटिस इशू करने का ऑर्डर भी दिया गया। और इसके साथ साथ ये बात ऑर्डर में लिखी गई क्योंकि ये अवामुन्नास के हकूक़ का मामला है, इसलिए सब पब्लिक को बताया जाए कि वो आइंदा समात पर हाजिर हों। इसीलिए PTV और रेडियो पाकिस्तान को ऑर्डर किया गया कि आपने ये चीज़ें चलानी है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है। अवाम जो इस मुल्क के हाकमियत का हक रखते हैं, अवाम जो अपने वोटों से लोगों को मुंतखब करते हैं और इनडायरेक्टली कार्य सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, आइन के अंदर तरमीम करते हैं और मुख्तलिफ इदारों के रूल्स का तयन करते हैं। उनको इस मुकदमे में एक फरीक के तौर पर नोटिस किया गया कि आपने भी अगली तारीख को अदालत के रूबरू पेश होना है। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान को भी हुक्म दिया गया कि वो पब्लिक नोटिस पर अमल कराएं।
اور یہ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو فیڈرل کیڈر ہے اس کے اندر چیف سیکرٹری پاکستان کے نام کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ وہ عہدہ موجود نہیں ہے تو اس سے مراد چیف ایگزیکٹو کی ہے، اور چیف ایگزیکٹو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ یہ جو نوٹسز ان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اپنی عدالت کے روبرو حاضری، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو پی ٹی وی، روزنامہ 92 اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے آگاہ کرنا کہ یہ آپ کے حقوق کا معاملہ ہے، آپ کو عدالت کے روبرو پیش ہونا ہے، لہٰذا ان کو بھی اس معاملے میں فریق بنایا گیا۔ لیکن چونکہ اس سارے معاملے میں جج صاحب نے سوال اٹھایا ہے ایک طاقت کے اہم ترین مرکز پر کہ جناب آپ یہ سب کچھ کام کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ سوال پوچھنے کی دستور پاکستان شاید جج صاحب کو اجازت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طاقت کے ایوان ہیں، یا یہ جو طاقت کے مراکز سمجھے جانے والے جو حقیقتیں ہیں، وہ نہ صرف حرکت میں آتی ہیں بلکہ چھٹی کے باوجود، چھٹی میں بار بار اس وجہ سے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ سیٹرڈے اور سنڈے پاکستان کے میں ڈکلیئرڈ ہالیڈیز ہیں، ڈکلیئرڈ ہالیڈیز، کہ ان دو دنوں میں سرکار کے دفاتر بند ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان جج صاحب کے لیے وہ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے باضابطہ طور پر پتہ نہیں کس وقت ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، پتہ نہیں کس کے کہنے پر ہائی کورٹ نے کارروائی کی، پتہ نہیں اس کارروائی کے اندر وہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو جج صاحب تھے انہوں نے وہ جو ایک کمیٹی سی بنی ہوتی ہے اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، اس کے اندر جج صاحب کے کانڈکٹ کو زیر بحث لایا گیا، نہیں لایا گیا، قطع نظر اس بات کے اچانک ہی جج صاحب کے لیے یہ حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے، یعنی افسر بکار خاص، اور اب آپ جو ہے اپنے اس عہدے سے ہٹ جائیں اور آپ کے لیے کوئی نیا عہدہ تجویز کیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے عطا ربانی صاحب کے لیے پوزیشن کا تعین کیا جا رہا ہے یا پوزیشن کو تلاش کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی عدالت کا تعین کیا جا رہا ہے جہاں پر عطا ربانی صاحب یا وارث علی جیسے جج صاحبان کو بٹھایا جا سکے۔ اور سسٹم میں ایسے جج صاحبوں کی آپ یقین جانے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے لوگ جو آئین پر عمل درآمد کرتے ہیں، ایسے لوگ جو قانون پر پاسداری کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہائی مورل گراؤنڈز کو فالو کرتے ہیں، ہمارا سسٹم ایسے لوگوں کو نہ ایڈجسٹ کرتا ہے نہ ڈائجسٹ کرتا ہے۔ سسٹم کو کون سے لوگ سوٹ کرتے ہیں؟ جج محمد بشیر، احتساب عدالت کا جج محمد بشیر، جو گزشتہ 20 سال سے 5 حکومتیں جو ہے نا بھگتانے کے باوجود ابھی بھی احتساب عدالت کے جج ہیں، اور اپنی عدالت میں 5 سابق وزرائے اعظم کو اور دیگر اہم شخصیات کو کھڑا کر چکے ہیں، نوٹس کر چکے ہیں، سزا دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اب چونکہ انہوں نے نیکسٹ ایئر میرا خیال ہے فیبروری یا مارچ میں ریٹائر ہونا ہے، اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے اس مرتبہ بھی ہمارا جو سسٹم ہے جج محمد بشیر جیسے نگینے کو اپنے سسٹم سے الگ کرنے کی شاید جسارت نہ کرے، اور ان کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ ان جج صاحبان کے لیے مجھے نہیں پتا کہ جج صاحب کیسے جج ہیں، بشیر صاحب اچھے جج ہیں برے جج ہیں، لیکن چونکہ ان کے لیے سسٹم ہر ایک موقع پر تیار رہتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لہٰذا ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ جج صاحبان جن کو سسٹم کرش کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کر رہا ہے، ان کے لیے بھی سوال اٹھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جناب کم از کم ہمیں اس بات کا تو تعین بتا دیں، ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہو جائے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہو جائے کہ آئین پسندی کیا ہے اور آئین سے انحراف کیا معنی رکھتا ہے، قانون پر عمل درآمد کیا کرنا کیا ہوتا ہے، رول آف لا کس چڑیا کا نام ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور منصف اعلیٰ موجودگی میں اس طرح کے اقدامات یقینی طور پر بہت ہی زیادہ کوسچنیبل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب تک یہ معاملات پہنچتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔